Good evening, everyone. Is it clear everything? Is everything clear? Good evening. Good evening, everyone. Is my voice clear? Okay. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? प्रिया गुड इवनिंग, बंटू गुड इवनिंग। ओके। हाँ भैया, आज से शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का क्रैश क्रैश कोर्स। वैसे तो सॉइल मैकेनिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत है ना। तो आज हम शुरू करेंगे। दीपक जाट, प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं। अब अपने पास, क्योंकि जो वैकेंसी तुम्हारी दिसंबर में जिसका पेपर है उसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो उसके लिए शुरू करेंगे। अपन ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे की बात करने के लिए आते हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो, संकल्प बैच है, 10 विल पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए उस पर। और अब हम हमारी काम की बात पे आते हैं, है ना। बंटू, शानदार लग रहे हो, धन्यवाद। धन्यवाद। पुष्पेंद्र गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। एक्चुअल में क्या है कि दो चीजें हैं, तुमने पढ़ा होगा। एक होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, है ना। एक होता है जियोटेक, या इसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोल देते हैं या जियोटेक बोल देते हैं, एक ही बात। जियोटेक में दो चीजें आती हैं। एक आती है सॉइल मैकेनिक्स, एक आती है सॉइल मैकेनिक्स, और एक आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। एक आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और इन दोनों को मिला के बनता है जियोटेक या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ब्रॉड टर्म है, बड़ी टर्म है, राइट। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म। तुम्हारे सिलेबस में जियो टेक्निकल है पूरा, मतलब सॉइल मैकेनिक्स भी है और फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है। इसमें 16-17 चैप्टर हैं। मैं सॉइल मैकेनिक्स को 16-17 चैप्टर में पढ़ाता हूँ, जिसमें आपका सॉइल मैकेनिक्स भी आ जाता है, फाउंडेशन भी आ जाता है, सबको मिला के जियोटेक कहते हैं। अब ये थोड़ी सी उम्मीद तुमसे की जा सकती है कि तुम लोगों ने पहले कभी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत, है ना। क्योंकि क्रैश कोर्स उन्हीं लोगों के काम का है जिनको थोड़ा बहुत आता है। क्योंकि बिल्कुल अगर जीरो से पढ़ने जाओगे तो सॉइल बड़ा सब्जेक्ट है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसा मान सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स है, या फाउंडेशन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ना। अब हमारा जो सिलेबस है, हम हमारे सिलेबस में यही चीजें पढ़ेंगे। पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। इनके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से हमने पिछला सब्जेक्ट देखा था और जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है टॉपिक्स का, वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया था, उस तरह से यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सॉइल और सॉइल वाटर रिलेशनशिप। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। तीसरा है क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। फोर्थ है सॉइल का कॉम्पैक्शन, इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलैरिटी, परमेबिलिटी, सीपेस, वर्टिकल स्ट्रेस, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, shear strength ऑफ सॉइल, स्टेबिलिटी ऑफ स्लॉप, अर्थ प्रेशर। इसके अलावा शेलो फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन है, एक्सप्लोरेशन है और एक्सपेंसिव सॉइल्स। ये तो सिलेबस हुआ है ना। ये आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में दे दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं।
जो मुद्दे की बात है, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो सुनिए। एक तो ये वाला जो चैप्टर है, इसमें दो हिस्से हैं, मतलब ये दो चैप्टर में पढ़ाता हूँ मैं अलग अलग, यहाँ पे एक में ही दिया है। ऑरिजिन ऑफ सॉइल एक अलग चैप्टर है और सॉइल वाटर रिलेशनशिप अलग चैप्टर है। तो ये जो सॉइल वाटर रिलेशनशिप वाला हिस्सा है, ये 5 स्टार टॉपिक है। सॉइल वाटर रिलेशनशिप 5 स्टार टॉपिक है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये थोड़ी सी बात है इसमें, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का इतना नहीं है। और क्ले मिनरल से भी एक दो सवाल पूछे जाते हैं जो फिक्स हैं। सॉइल कॉम्पेक्शन, अगेन इसको आप 2 स्टार मान सकते हो, 3 स्टार मान सकते हो। इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी, परमिबिलिटी, अगेन 5 स्टार टॉपिक, अगेन 5 स्टार टॉपिक है। सीपेज जेईई के लिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम रहता है, ईएससी और गेट में सीपेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्टिकल स्ट्रेस मुझे नहीं लगता तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक भी। कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 स्टार इसको दे सकते हैं, 5 नहीं देंगे, 4 स्टार। शेयर स्ट्रेंथ, अगेन ईएससी और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जेई और एई में शेयर स्ट्रेंथ से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ हम 3 स्टार में रखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉप भी कोई काम का नहीं है, 1 स्टार का टॉपिक है। अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वॉल, अगेन 3 स्टार टॉपिक है, 4 स्टार दे सकते हो। शेलो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार टॉपिक है। और डीप फाउंडेशन तुम्हारे काम का टॉपिक नहीं है, मतलब जेई में और एई में क्वेश्चन जनरली कम पूछे जाते हैं। एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंसिव दोनों ये भी कम इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार से आपको ये समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक का वेटेज क्या है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाए तो एक सॉइल वाटर रिलेशनशिप है। आज से लेके जब हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप में पहुंचेंगे, सॉइल का ओरिजिन और सॉइल के इंट्रोडक्शन के बाद, तब से लेके जिस दिन सॉइल की लास्ट क्लास होगी उस दिन तक सॉइल वाटर रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट काम आते रहेंगे। और जब तुम सॉइल वाटर रिलेशनशिप से इस इफेक्टिव स्ट्रेस तक पहुंचोगे, तब इन कॉन्सेप्ट के साथ एक टॉपिक और जुड़ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर यहां से आके इफेक्टिव स्ट्रेस और सॉइल वाटर रिलेशनशिप, इन दोनों के कॉन्सेप्ट काम आते रहेंगे थ्रू आउट द सब्जेक्ट। गॉट इट? तो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सॉइल वाटर रिलेशनशिप है, कई लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी कह देते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। और दूसरा इफेक्टिव स्ट्रेस, ये दो की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक में इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्कशन होगा। बिना इफेक्टिव स्ट्रेस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस को मैंने 5 स्टार टॉपिक इसलिए लिखा है कि अगर हो सकता है कभी इफेक्टिव स्ट्रेस से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना मिले, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें इफेक्टिव स्ट्रेस का इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप। ब्रजेंद्र सिंह, गुड इवनिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। अब सॉइल को सॉइल से ही शुरू करते हैं, जैसे मैंने इसका नाम बताया, जैसे इसका नाम में लिखा है सॉइल मैकेनिक्स, तो यहां हम सॉइल वर्ड से ही शुरू करते हैं, सॉइल से ही शुरू करते हैं। सॉइल का मतलब क्या है ना, पहले देखते हैं सॉइल क्या है, सॉइल के बाद देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स क्या है, और उसके बाद में हम हमारी बात शुरू करेंगे। अगर तुमसे कहा जाए कि सॉइल क्या है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने सॉइल का नाम नहीं सुना होगा, है ना। मैं थोड़ी देर बेसिक्स बताऊंगा, फिर अपन जो हमारे टॉपिक है उन्हीं पे चलेंगे डायरेक्ट, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सॉइल क्या है, ये मत बताना कि मिट्टी है, ये तो चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सॉइल का मतलब मिट्टी है। तुमको सॉइल को डिफाइन करना है, व्हाट इज सॉइल, कैसे डिफाइन करोगे, तुमको सॉइल को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करोगे सॉइल को, व्हाट इज सॉइल, बताइए। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म सॉइल। ये तो रोहित ने वही बात कर दी जो मैं कह रहा था, मिट्टी है। ये तो तीसरी क्लास का बच्चा भी बता देता है भैया कि सॉइल मिट्टी है। डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन। वैसे तो सब कुछ मिट्टी है, मैं भी मिट्टी हूं, तुम भी मिट्टी हो, सभी मिट्टी है, वैसे तो सब कुछ मिट्टी है। वी आर हेयर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन। पार्टिकल साइज, आईईएस, सुनील। चलो मैं ही बता देता हूँ ना, ज्यादा टाइम खराब। देखो क्या होता है,
सपोज कीजिए कि ये रॉक है, ये मान लो एक चट्टान है, ये क्या है, रॉक, ये एक चट्टान है। ये चट्टान किसी भी तरीके से टूटी होगी, ये चट्टान किसी भी तरीके से टूटी होगी। रोहित तिवारी सर, टरजागी जी ने बताया कुछ। वाह, टरजागी जी का तो पता है तुझे। सॉइल इज कंपोजिशन ऑफ पार्ट्स, कौन से पार्ट? कोई बात नहीं। ये मान लो एक कंसोलिडेटेड मास है, रॉक है, चट्टान है ना। ये क्या है, ये एक चट्टान है। अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये चट्टान कैसे टूटा होगा, हमको इस बात से मतलब है कि ये टूट गया है, हमको इस बात से मतलब है टूट गया है। और जब ये टूटा होगा तो कुछ बड़े पार्टिकल बने होंगे, कुछ छोटे पार्टिकल बने होंगे। इस तरह से कुछ टुकड़ों में ये टूट गया है, इस तरह से कुछ टुकड़ों में ये टूट गया है। अगर मान लो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये पार्टिकल बड़े हैं, है ना। अगर इनको जूम करके देखते हैं तो ये पार्टिकल इस तरह के हैं, बड़े पार्टिकल। तो ये जो चट्टान है वो चट्टान इस तरीके के पार्टिकल्स में टूट गया। अब होगा क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को कलेक्टिवली एक साथ मिला के और सॉइल बोला जाता है। इन पार्टिकल्स को एक साथ कलेक्टिवली मिला के क्या बोला जाता है, सॉइल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक साथ मिला के कलेक्टिवली, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये पार्टिकल तो वो है जो रॉक से टूट के आए हैं, चट्टान से जो टुकड़े हैं चट्टान के वो हैं। और जो चट्टान के टुकड़े हैं वो तो सॉलिड होंगे, ऑब्वियस बात है। भाई चट्टान के टुकड़े क्या होंगे, सॉलिड होंगे कि लिक्विड होंगे कि गैस होगा, क्या होगा बताओ। तो चट्टान के टुकड़े जो मैंने शेड किए हैं वो शेडेड पोर्शन तो सॉलिड है, शेडेड पोर्शन क्या है, सॉलिड है। लेकिन ये ध्यान रखना, इन अकेले सॉलिड्स को हम सॉइल नहीं बोलते हैं, मिट्टी नहीं बोलते हैं। इस सब कुछ जो मैंने बाउंड्री खींची है ना ये व्हाइट कलर की, इस व्हाइट कलर की बाउंड्री के अंदर जो सब कुछ है वो सब कुछ को सॉइल बोलते हैं। तो क्या इसमें शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है? नहीं। इस शेडेड पोर्शन के अलावा भी कुछ चीज है, इस शेडेड पोर्शन के अलावा भी कुछ चीज है खाली। जो आपको खाली जगह दिख रही है ये खाली जगह भी है, और इस खाली जगह को प्यार से बोलते हैं वॉइड, या बोल देते हैं पोर, है ना। इंसान के अंदर भी खालीपन जो होता है वो वॉइड होता है। तो इसके अंदर का जो खालीपन है वो क्या है, वो भी वॉइड है या पोर है। तो जब सॉइल की बात होगी तो सॉइल में ये जो शेडेड पोर्शन है सॉलिड, ये भी होगा हमेशा, और जो खाली जगह है वो खाली जगह भी हमेशा होगी, ये ध्यान रखना। अकेले सॉलिड से सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम उसको सॉइल नहीं बोल सकते। अकेले सॉलिड को तो आप सिर्फ सॉलिड बोल सकते हो, सॉइल नहीं बोल सकते हो, ये बात दिमाग में रखनी है हमेशा। ये आपको पता भी होगा, है ना। तो मैं जब भी सॉइल का नाम लिखूंगा, जब भी मैं सॉइल का नाम लिखूंगा तो सॉइल का नाम लिखने में क्या आएगा, एक तो सॉलिड लिखा जाएगा और सॉलिड के बाद जो खाली जगह है वो लिखी जाएगी। तो अकेले सॉइल जो सॉलिड पार्टिकल है, अकेला सॉलिड पार्टिकल सॉइल का निर्माण, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। उसमें सॉलिड पार्टिकल्स के अलावा जो बीच में आपको जगह दिख रही है वो खाली जगह भी जरूर होगी। हाँ, ये अलग बात हो सकता है कि इस खाली जगह में क्या है, ये अलग बात हो सकता है कि खाली जगह में क्या है। लेकिन जब जब मैं सॉइल बोलूंगा तो इस सॉइल का मतलब क्या हुआ करेगा, सॉलिड और वॉइड। क्या हुआ करेगा, सॉलिड और वॉइड। वॉइड का मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान। सॉलिड, एयर, वाटर, थ्री फेज। हाँ भैया। संभव जैन ने कुछ कुछ बताया है। तो हम अकेले जो सॉलिड है, अकेले सॉलिड को सॉइल नहीं बोलेंगे। अब एक बात देखो, ये जो वॉइड है, ये वॉइड की स्थिति होती है तीन तरीके की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है भाई, एक तो हो सकता है कि इस वॉइड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हो। और कुछ भी नहीं होने का मतलब एयर है। भाई एटमॉस्फेयर में अगर कोई ऐसी चीज ओपन है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब खाली जगह होगी, हवा होगी। तो एक तो इस वॉइड में हो सकता है कुछ भी ना हो, और कुछ भी नहीं है तो क्या है, एयर। एक हो सकता है कि ये पूरी जो जगह है सॉलिड के बीच की, इस पूरी जगह में पानी भरा हो, तो पूरे के पूरे वॉइड में कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। और एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कुछ पानी हो, इस वॉइड में कुछ पानी हो। तो कुछ में पानी है तो बाकी के कुछ में क्या है, एयर है।
अगर मान लो कुछ में पानी है तो बाकी का जो कुछ है, बाकी के कुछ में क्या बचेगा, एयर बचेगा। तो एयर और वाटर दोनों हो सकते हैं। हमेशा क्या ध्यान रखना है कि सॉइल में सॉलिड तो होगा ही होगा, और सॉलिड के अलावा जो चीज होगा वो वॉइड होगी। इस वॉइड में एयर हो सकता है, पानी हो सकता है, और एयर और पानी दोनों हो सकते हैं। तो यहां से तीन अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे सॉइल के। क्या क्या बनेंगे, एक तो हमेशा सॉलिड तो रहेगा ही, और वॉइड में क्या हो सकता है, एयर। दूसरा, सॉलिड तो हमेशा रहेगा और साथ में हो सकता है पानी हो। और तीसरा, सॉइल में सॉलिड तो हमेशा रहेगा और बाकी जगह में हो सकता है पानी हो और साथ में एयर हो। तो ये तीन तरीके की कॉम्बिनेशन सॉइल के हो सकते हैं। इन तीन के अलावा सॉइल का कोई भी कॉम्बिनेशन चौथा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो अकेले सॉलिड से सॉइल बनने वाला है, ना अकेले वॉइड से सॉइल बनने वाला है। और ये कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखना कि सॉइल में सॉलिड के अलावा जो कुछ भी है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे एयर और वाटर दोनों है, सॉइल में सॉलिड के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, वॉइड है। तो ये वॉइड कभी कभी एयर हो सकता है, कभी कभी पानी हो सकता है, कभी कभी एयर और पानी दोनों हो सकते हैं। और वॉइड के अलावा जो है वो सॉलिड है। तो यहां तक की बात मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी परेशानी होनी चाहिए। सैचुरेटेड सॉइल, अनसैचुरेटेड सॉइल पे आएंगे अभी बाद में, रोहित संभव। हाँ, इसमें आएंगे। अभी अभी तो मैं सॉइल को डिफाइन कर रहा हूँ कि सॉइल का मतलब क्या है। अब देखो, ये चट्टान थी, चट्टान किसी भी तरह से टूटा, ये इस तरह से कुछ छोटे और कुछ बड़े इन टुकड़ों में टूट गया होगा। मैंने यहाँ पे छोटे और बड़े टुकड़े क्यों बताए, क्योंकि एक रेंज डिसाइड होती है। अगर मान लीजिए वो टुकड़े 75 माइक्रोन से बड़े हैं, या हो सकता है 75 माइक्रोन से छोटे भी हों, तो ये बाउंड्री जो लाइन है, ये बाउंड्री लाइन हो गई 75 माइक्रोन। एक माइक्रोन का मतलब आपको पता होगा 10⁻⁻⁶ मीटर्स, है ना। तो अगर कोई सॉइल के पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है तो उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और अगर सॉइल के पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है तो उसको बोलते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब एक बात ध्यान रखना, इसी तरीके के कोर्स और फाइन तुम पढ़ते हो आरसीसी में या कंक्रीट में, वो फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट की बात होती है ना। तो मैं कोने में कहीं लिख देता हूं इस बात को। तुम इस तरीके की एक चीज पढ़ते हो एग्रीगेट वाले केस में, आरसीसी में पढ़ोगे या तो या कंक्रीट में पढ़ोगे, कि अगर 4.75 mm से बड़ा पार्टिकल है तो वो कोर्स एग्रीगेट है, और अगर 4.75 mm से छोटा पार्टिकल है तो वो फाइन एग्रीगेट है। हम यहाँ पे सॉइल की बात कर रहे हैं, तो 75 माइक्रोन से बड़ा सॉइल का पार्टिकल इज कोर्स ग्रेन सॉइल, 75 से छोटा इज कॉल्ड फाइन ग्रेन सॉइल, और एग्रीगेट के केस में बात आ जाती है 4.75। ठीक है। अब ये जो रॉक टूटा था, रॉक के टूटने का मतलब रॉक का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। रॉक का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से जो आपको प्राप्त हुआ, जो कुछ सॉलिड पार्टिकल प्राप्त हुए, उन सॉलिड पार्टिकल को जब आप कलेक्टिवली एक साथ देखोगे, तो क्योंकि जब ये टूटा तो ये सब अलग अलग हो गए हैं, और इन अलग अलग टुकड़ों को जब तुम एक साथ भी देखोगे तो भी इनके बीच में कुछ तो जगह बचेगी, और उस जगह को नाम दे दिया है वॉइड। क्योंकि रॉक को टूटने के बाद ये टुकड़े वापस रॉक नहीं बनेंगे फिलहाल, उसमें बहुत समय लगेगा। तो रॉक के जो टुकड़े टूट गए हैं उनको रॉक की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता है। वो लूज मटेरियल है, वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, वो डिसमेंटल्ड मटेरियल है। तो जो डिसमेंटल मटेरियल ऑब्टेन हुआ ड्यू टू द, इसको बोल देते हैं वेदरिंग प्रोसेस से इरोजन हुआ इसका। अब ये जो टूटना है, डिसइंटीग्रेशन हुआ इसका, इस डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। आगे बात करेंगे इसके बारे में। वेदरिंग का मतलब कुछ नहीं होता, वेदरिंग का मतलब इरोजन होता है कि किसी भी कारण से ये टूटा होगा। और एक बात और, जब हम सॉइल के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो सॉइल के फॉर्मेशन में हम नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करेंगे। जो क्रशर वगैरह में सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना, चट्टानों को तोड़ के, पत्थरों को तोड़ के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल ऑकरेंस कैसे हुआ सॉइल का, हम उसकी बात कर रहे हैं। राइट। रवि विश्वकर्मा प्रणाम। यहां तक की बात समझ में आ रही है मेरी। स्पीड अगर तुमको ऐसा लग रहा हो वो ज्यादा है तो मुझे बता देना।
अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो एक बार बता दीजिए, है ना, ये तो अपने हाथ की बात है। स्पीड ज़्यादा हो, बोलने की स्पीड ज़्यादा हो, है ना, तो आप बता सकते हो। यहाँ तक की बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सॉइल क्या है, रॉक के डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त हुआ है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, इस डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या है, वेदरिंग। इस डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या है, वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता, इरोजन होता है। वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, इरोजन होता है। और इरोजन तो आपको पता है, इसी को डिसइंटीग्रेशन बोल देते हैं, इसी को वेदरिंग बोल देते हैं। सिलेक्शन लेना है सर, पूरी रात भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, सिलेक्शन लेना है तो इसी तरीके का डेडिकेशन चाहिए। चलिए, ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं भी, आपको जिस पेस में हमको पढ़ना है उसी पेस में पढ़ेंगे। तो ये तो सिलेबस देख लिया है हमने। अब यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, सॉइल इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, soil is an unconsolidated material obtained from the disintegration of rock which occurs due to weathering action। मतलब डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, वेदरिंग से हुआ। अभी वेदरिंग की बात करेंगे हम, कितने तरीके की वेदरिंग होती है। इसमें लिखा है सॉइल मैकेनिक्स के पापा जी, मतलब गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ये पहले क्वेश्चन पूछते थे, एक आध बार पूछा हुआ है, गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है कर्ल टरजागी। टरजागी साहब को बोलते हैं गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो उस इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है सॉइल में, अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सॉइल में ढूंढना हो तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस है। उसके कारण इनको पिताजी की संज्ञा दी गई है, गॉड फादर ऑफ सॉइल की संज्ञा दी गई है ना। तो डॉक्टर कर्ल टरजागी की बात है। चलिए, खैर ये सब ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये ओरिजिन ऑफ सॉइल बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब जो सॉइल का फॉर्मेशन है ना, ये सॉइल का फॉर्मेशन है एक जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है वो एक जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस। अब ये जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस कैसे है, और ये साइकिल कंप्लीट होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये साइकिल ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में कंप्लीट हो जाए। अब साइक्लिक प्रोसेस कैसे है वो सुनिए। भाई हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक चट्टान थी, एक चट्टान थी। ये चट्टान किसी भी तरीके से टूटी, है ना। अब टूटी तो टूटने का कोई ना कोई कारण रहा होगा। किस कारण से टूटी, कि इसका इरोजन हुआ होगा, इसकी वेदरिंग हुई होगी। टूटा, टूटने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। वेदरिंग का या इरोजन का रिजल्ट क्या रहा, सॉइल का फॉर्मेशन हो, सॉइल के टुकड़े टूटना। अब हो सकता है ये टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह पे गए होंगे, उस स्कीम को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उस स्कीम को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो हो सकता है एक जगह कहीं पे जाके वापस डिपॉजिट हो गए हो, एक जगह पे वापस कहीं जाके डिपॉजिट हो गए हो। और जब ये डिपोजिशन होता जाता है लाखों करोड़ों साल के बाद, तो टेम्परेचर और प्रेशर से वो इतना डेंस हो जाता है कि वापस क्या बन जाता है, वापस वो रॉक बन जाता है, वापस वो रॉक बन जाता है। और जब इस डिपोजिशन के बाद ये वापस से एक्सपोज होता है टू इरोजन, उसको अपहीवल बोल देते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको अपहीवल भी देखने को मिल सकता है। तो कई बार आपको 3 स्टेप मिल सकती हैं जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस में, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। कई बार आपको चारों मिल सकती हैं, तो चारों सही हैं। और चारों का सीक्वेंस भी याद रखना, चारों का सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, इरोजन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन, देन अपहीवल। तो डिपोजिशन के बाद वापस जब डेंस मास बन जाएगा वो तो वापस चट्टान बन जाएगा, लेकिन इसको होने में लाखों साल करोड़ों साल लगते हैं, राइट। अब देखो, जैसे जहां आज
हिमालय जहाँ पे है ना, हिमालयन माउंटेन्स हैं, उस हिमालयन माउंटेन्स पे की जगह पे पहले एक महासागर हुआ करता था, टेथिस। तुमने ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ने वालों को पता होगा। तो पहले क्या था, टेथिस ओशियन था। पहले टेथिस ओशियन था जहां पे हिमालय है, टेथिस ओशियन का हिस्सा है। फिर इसका कारण अकेले सेडिमेंट नहीं है, इसका कारण प्लेट टेक्टोनिक्स भी है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है कि दो प्लेट आपस में टकराई और टकराने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई इस तरह से। तो एक तो रीजन ये है, और दूसरा रीजन है कि लगातार सेडिमेंट यहाँ पे जमा होते गए, लाखों करोड़ों सालों तक सेडिमेंट धीरे धीरे जमा होते गए, मतलब ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिपोजिट होता गया। तो कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से और कुछ सेडिमेंट्स के जमने से आज वहां पे इस तरीके की स्ट्रक्चर वापस बन गया है, और ये क्या है, हिमालय। मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस, तो ये जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस लगातार चलती रहती है। हो सकता है आज से करोड़ों अरबों सालों के बाद जो हिमालय है इरोड होकर खत्म भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस जो चलती रहती है। ये शुरू होती है इरोजन से। इरोजन से कई बार सवाल पूछ लेते हैं किस किस तरीके के इरोजन है। इरोजन का कारण होता है वेदरिंग, इरोजन का कारण होता है वेदरिंग। और ये जो वेदरिंग है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये जो वेदरिंग है, ये वेदरिंग होती है दो तरीके से। वेदरिंग का मतलब डिसइंटीग्रेशन ही है, वेदरिंग का मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेशन है। अब ये वेदरिंग दो तरीके की होती है, एक होता है फिजिकल वेदरिंग और एक होता है केमिकल वेदरिंग। भाई कोई चट्टान है मान लो, तो उस चट्टान का टूटने का मैकेनिज्म क्या रहा होगा, वही वेदरिंग है। कोई एक एग्जिस्टिंग रॉक है, कोई एक एग्जिस्टिंग चट्टान है, उस एग्जिस्टिंग चट्टान के टूटने का मैकेनिज्म क्या रहा होगा, उसी को वेदरिंग बोलते हैं। फिजिकल फोर्सेस से टूट सकती है या केमिकली टूट सकती है ना। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि सर केमिकली कैसे टूटेगी। रिवर साइड दैट्स वाई हैव गुड सॉइल, क्या कहना चाह रहे हो संभव। रिवर साइड गुड सॉइल वो एक अलग बात है, अलग तरीके की सॉइल है, उस सॉइल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। एलुवियल है तो अलग अलग चीजें हैं। भाई फिजिकली क्या होगा, फिजिकली हो सकता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो, टेम्परेचर वेरिएशन हो। क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोई भी चीज एक्सपेंड करना चाहती है, टेम्परेचर कम होता है तो कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। और जब अल्टरनेट जब उसका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा अगर, तो एक समय के बाद धीरे धीरे वो टूटना शुरू कर देगा, है ना। तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी टूट सकता है, विंड का कोई इफेक्ट हो, पानी का कोई इफेक्ट हो, ग्लेशियर्स आपस में मूव कर रहे हो, इन ये सब फिजिकल फोर्सेज हैं। ये सब क्या है, फिजिकल फोर्सेज। इनकी वजह से कोई भी चट्टान टूट सकती है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं केमिकल कारण क्या क्या हो सकते हैं वेदरिंग के। तो केमिकल कारण में आ जाएगा भाई, जैसे एक नदी है मान लो, ये नदी है और इस नदी में या चट्टान है मान लो, और उस चट्टान के बगल से एक नदी निकलती है। इस नदी में बहुत सारे तरीके के, नदी के पानी में बहुत सारे तरीके के मिनरल, बहुत सारे तरीके की और दूसरी जो इम्प्योरिटीज हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक CO2 हो सकती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो सकती है। जिस मटेरियल का चट्टान बना है वो मटेरियल, ये सब आपस में केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। और अगर उस केमिकल रिएक्शन से चट्टान को नुकसान पहुंचता है, अगर उस केमिकल रिएक्शन से चट्टान को नुकसान पहुंचता है तो उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग का क्या कारण होगा, केमिकल वेदरिंग का कारण होगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल वेदरिंग का क्या कारण होगा, केमिकल रिएक्शन। और यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस चट्टान से रॉक बनी, जैसे यहां जिस चट्टान से मिट्टी बनी, तो ये क्या है, सॉइल। तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल बनी किससे, इस चट्टान से। इस सॉइल के लिए इस चट्टान को बोलते हैं पेरेंट रॉक। इस सॉइल के लिए इस चट्टान को बोलते हैं पेरेंट रॉक। ये इसलिए काम आता है क्योंकि जब तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे या फिजिकल वेदरिंग की बात करोगे, तो फिजिकल वेदरिंग में तुमने 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में कभी पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस के बारे में, है ना। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाता है। ये बातें आपने देखी होंगी।
संभव कह रहे हैं रिवर बैंक हैव गुड सॉइल ड्यू टू वेदरिंग फ्रॉम वाटर कम फ्रॉम माउंटेन। नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। अभी तो भैया हम गुड सॉइल क्या है बैड सॉइल क्या है ये जानते ही नहीं है। गुड सॉइल और बैड सॉइल के पैरामीटर क्या हैं, हम सॉइल को किस तरह से देखते हैं। सॉइल को देखने के तीन नजरिए हो सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। सॉइल को देखने के मोटे मोटे तौर पे तीन तरीके के नजरिए हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप सॉइल को एग्रीकल्चर के हिसाब से देखो, तब हम अलग किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से जाएंगे। और जो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है वो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी है ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक हम सॉइल को देख सकते हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे हम सॉइल को देख सकते हैं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे लिए जो सॉइल काम की होगी ना वो इरिगेशन पर्पज के लिए हो सकता है काम की ना हो। तीसरा सॉइल को हम देख सकते हैं जियोलॉजिकल पर्पज से, कि उसमें क्या मिल सकता है, सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकता है, पेट्रोल मिल सकता है, या और कोई दूसरे तरीके की मिनरल मिल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सॉइल के साथ उस तरीके से डिसाइड करेंगे कि अच्छी सॉइल है कि बुरी सॉइल, है ना। मैं क्या कह रहा था, तो फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, फिजिकल फोर्सेस काम करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो फिजिकल जो वेदरिंग है, उस फिजिकल वेदरिंग में हुआ क्या, ये सारे के सारे, चाहे वो टेम्परेचर का वेरिएशन हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, ये सब क्या है, फिजिकल फोर्सेस हैं। ये सब क्या है, फिजिकल एक्शन कह दो या फिजिकल फोर्सेस कह दो। तो ये फिजिकल फोर्सेस के कारण चट्टान टूटेगी, राइट। अब देखो, एक तो फिजिकली चीज टूटती है और एक केमिकली कंपोजिशन या केमिकल चेंजेस होते रहेंगे, केमिकल रिएक्शन चलती रहेगी, तब जाके टूटेगा। तो ज्यादा जल्दी होने वाली प्रोसेस कौन सी होगी इसमें बताइए, फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग, इन दोनों में से ज्यादा जल्दी होने वाली प्रोसेस कौन सी है। फिजिकली ज्यादा जल्दी टूटेगा, फिजिकल ज्यादा जल्दी टूटेगा या केमिकली ज्यादा जल्दी टूटेगा। बताइए। कंपैरेटिवली जो फिजिकल पर्पज है या जो फिजिकल साइड है टूटने की, वो थोड़ी सी तेज होती है। तो ये वाली प्रोसेस थोड़ी फास्ट है। ये जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस स्लो है। केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस कैसी है, स्लो है। अब ये तो नाम में लिखा है केमिकल वेदरिंग, तो यहाँ केमिकल चेंजेस होंगे। और केमिकल चेंजेस होने का मतलब क्या हुआ, कि जिस चट्टान से सॉइल बनी है, तो चट्टान की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशन और उस सॉइल का केमिकल कंपोजिशन, ये दोनों अलग अलग होंगे। मतलब पेरेंट रॉक और सॉइल, इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, किसमें, केमिकल वेदरिंग से जो बनेगा उसमें। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड पेरेंट रॉक आर नॉट सेम, जबकि यहां सेम होगा। यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड पेरेंट रॉक, ये सेम होगा। जो फिजिकल वेदरिंग से सॉइल के पार्टिकल बनेंगे, वो सॉइल के पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे, बल्कि सॉइल बनेगी, है ना। तो ये वेदरिंग का सारा मामला है। दो तरह की वेदरिंग है देखो। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में चार स्टेप बताए थे। सबसे पहले वेदरिंग होगा या इरोजन होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद रिपोजिशन होगा, उसके बाद वापस से अपहीवल होगा। और एक चीज, इस डायग्राम में वापस आते हैं एक बार। अगर मान लो इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, अगर मान लीजिए इस चट्टान से सॉइल बनी, सॉइल बनने के बाद जब सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और अगर मान लो सॉइल वहीं पे रखी हुई है जहां पे उसका निर्माण हुआ है, जहां पे उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। तो अगर मान लो सॉइल यहीं बनी और यहीं पे रखी हुई है, तो उस तरीके की सॉइल को बोलते हैं रेजिडुअल। तो रेजिडुअल सॉइल का मतलब क्या हुआ, नॉन ट्रांसपोर्टेड, इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ।
नॉन ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो जिस सॉइल का ट्रांसपोर्ट किसी भी तरीके से हो, ट्रांसपोर्ट कौन कर सकता है, पानी कर सकता है, हवा कर सकती है ना, या फिर ग्लेशियर का मूवमेंट है वो कर सकता है, या ग्रेविटी है वो कर सकती है, किसी भी कारण से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे रेजिडुअल सॉइल। तो ये समझ में आई बात। इरोजन हुआ, इरोजन से रॉक टूटा, टूटने की प्रोसेस हुई, उसको इरोजन ने वेदरिंग कह दिया। अब यहां से सॉइल को उठा के दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा, कोई भी लेके जाता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर कोई नहीं लेके गया ज्यादा दूर तक, उसको बोल देंगे रेजिडुअल सॉइल। और कहीं एक जगह पे जाके वापस सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, फिर प्रेशर से या टेम्परेचर से वापस से वही चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्कीम लगातार चलती रहती है ना, अनंत काल तक ये स्कीम लगातार चलती रहती है, ये सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, उसके बाद अपहीवल। तो और ये साइकिल स्टार्ट होती है इरोजन से, ये साइकिल स्टार्ट होती है इरोजन से। इरोजन का मतलब डिसइंटीग्रेशन, डिग्रेडेशन ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया था, दो तरीके की है, एक को बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, एक को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल फोर्सेस की वजह से टूटता है, जैसे विंड हुआ, वाटर हुआ, ग्लेशियर्स हुआ, या टेम्परेचर के चेंजेस हुए। केमिकल वेदरिंग में केमिकल एक्शन या केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है, जिस मटेरियल का रॉक बना है उसमें क्या क्या है, वो पानी में क्या क्या इंप्योरिटीज हैं, एटमॉस्फेयर में क्या क्या इंप्योरिटीज हैं, वो सब चीजें आपस में कौन किसके साथ रिएक्शन करता है, ये डिपेंड करता है कि क्या प्रेजेंट है। तो chemical process results in changes in the mineral home of parent rock due to the action of water, especially if it contains acid or alkalis, oxygen and CO2। तो ये कुछ कुछ तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तब जाकर के अलग तरीके की फॉर्मेशन आती है सॉइल की। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ग्रेविटी, जो फिजिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग से जो साइज बनेगी पार्टिकल की वो ज्यादा बड़ी होगी। यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे जो साइज होगा पार्टिकल का वो बड़ा होगा, इसको बोलते हैं बल्कि। तो साइज कैसे होंगे, बल्कि फॉर्म की। और बल्कि फॉर्म के साइज को आपको पता है, या तो सैंड वाली कैटेगरी में आते हैं, या फिर वो ग्रेवल वाली कैटेगरी में आते हैं। और अगर स्पेसिफिक साइज बतानी हो तो मुझे बताओ कमेंट में फटाफट जल्दी करके कि सैंड की साइज क्या होती है, ग्रेवल की साइज क्या होती है। और यहाँ पे साइज छोटी होगी, जैसे क्ले, जैसे कॉलोइडल पार्टिकल्स, जैसे कॉलोइडल पार्टिकल, कॉलोइडल का मतलब हो गया क्ले पार्टिकल। तो क्ले का साइज क्या होता है, सैंड का साइज क्या होता है, और ग्रेवल का साइज क्या होता है, कमेंट करके फटाफट बताइए, क्विक। और थोड़ा कंट्रीब्यूट किया करो यार बोलने में। हाँ सॉल्ट भी हो सकते हैं रवि, बिल्कुल हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, है ना, एल्कलीज हो सकते हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन रखा करो, टू वे रखा करो, टू वे कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी शायद तुमको एक दिन कहा था कि टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है पढ़ाई में। वन साइडेड लव तो सरवाइव कर सकता है, पढ़ाई में वन साइड सरवाइव नहीं कर पाएगा। नहीं बताया किसी ने भी। ग्रेवल का साइज क्या है, सैंड बता रहा है नवीन गुजराती, 75 माइक्रोन से 4.75, ठीक है, ठीक है। सैंड का साइज होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm। ग्रेवल होता है 4.75 mm से बड़ा, लगभग 80 mm तक ले लेते हैं, लगभग 80 mm तक ले लेते हैं, है ना। देखो मैं पूरी रेंज लिख देता हूं यहाँ पे। अगर वो 300 mm से बड़ा है तो बोल देते हैं बोल्डर। अगर 300 mm से 80 mm के बीच में है तो बोल देते हैं कॉबल। अगर 80 mm से 4.75 mm है
तो बोल देते हैं ग्रेवल। 4.75 mm से लेके और 75 माइक्रोन तक है तो बोल देते हैं सैंड। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक की साइज को बोलते हैं सिल्ट, और अगर 2 माइक्रोन से छोटी साइज है तो उसको बोलते हैं क्ले। और इन्हीं को कॉलोइडल पार्टिकल, क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल जनरली 2 या 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं कॉलोइडल। तो सैंड और ग्रेवल के पार्टिकल फॉर्म होते हैं ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग से बनते हैं क्या, क्ले के पार्टिकल, राइट। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो ये वेदरिंग की बात हो गई। वेदरिंग में यही चीजें पूछी जाती हैं, इसके अलावा वेदरिंग में अच्छी चीजें नहीं पूछते। तो ज्यादा समय खराब करने का मतलब, हाँ ये कई बार सवाल पूछा हुआ है गली इरोजन, टाइप ऑफ इरोजन में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है गली इरोजन। जो ड्रेनेज लाइन होती है, ड्रेनेज लाइन के अलोंग अगर कोई इरोजन हुआ है उसको बोलते हैं गली इरोजन। ये जो मैंने लिख तो 4 तरीके के दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन गली इरोजन का 2-3 बार पूछा हुआ है। स्टेट पीएससी में ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इरोजन के टाइप में आ जाएगा, पहला गली इरोजन है। इट इज द रिमूवल ऑफ सॉइल अलोंग ड्रेनेज लाइंस बाय सरफेस वाटर। तो ड्रेनेज लाइन के अलोंग जो पानी बह रहा होता है सरफेस के ऊपर, वो जिस मिट्टी को इरोड करता है उसको बोलते हैं गली इरोजन। इसी तरीके से होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म इरोजन होना। तो आइडियल यूनिफॉर्म इरोजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वैसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए शीट इरोजन की, तो शीट इरोजन की डेफिनेशन बता सकते हो, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन दिस लेयर फॉर्म स्लोपिंग लैंड रिजल्टिंग फ्रॉम ओवरलैंड फ्लो। अगर कोई स्लोपिंग सरफेस है, अगर कोई स्लोपिंग सरफेस है और स्लोपिंग सरफेस पे पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से अगर एक शीट के जैसे उतरता है सॉइल, शीट के जैसे इरोड होता है यूनिफॉर्मली, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। लिखा भी है यहाँ पे देखो, आइडियलाइज्ड फॉर्म ऑफ शीट इरोजन रेयरली ऑकर्स, क्योंकि यूनिफॉर्म रिमूवल जनरली नहीं होता है। तीसरा चैनल इरोजन है। ये तो आपके नाम से समझ में आ रहा है, चैनल में अगर इरोजन हुआ, चैनल का मतलब क्या होता है, कोई वाटर स्ट्रीम। चैनल का मतलब है वाटर स्ट्रीम। तो वाटर स्ट्रीम से अगर कोई इरोजन हुआ है तो उसको बोलते हैं चैनल इरोजन। इरोजन ऑकर्स विद इन चैनल। भाई जैसे ये चैनल है एक, ठीक है, अब पानी जब फ्लो करेगा तो इसकी बाउंड्रीज को तो इरोड करता ही जाएगा। जैसे नदी है, समय के साथ चौड़ी होती जाती है, क्योंकि उसके जो बैंक्स हैं, उसके जो साइड्स हैं, स्लॉप्स हैं, वो धीरे धीरे पानी क्या करता है, इरोड करता है, इरोड करता हुआ शुरू करता है। तो वो जिस तरीके का इरोजन है उसको बोलते हैं चैनल इरोजन। इसके अलावा रिल इरोजन है, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो ऑफ वाटर डोमिनेंटली फ्रॉम इरोजन। इसमें से इंपॉर्टेंट है गली इरोजन, ये कई बार पूछा हुआ है तो याद रखना, ठीक है। तो अलोंग द वाटर बॉडीज, जो सरफेस वाटर, अलोंग द वाटर बॉडी का मतलब नदी के आसपास का एरिया, उस नदी के आसपास एरिया पे मिट्टी के सरफेस के ऊपर, धरती के ऊपर जो पानी फ्लो करता है उसकी वजह से जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं गली इरोजन। तो कई बार पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। हाँ भैया, समझ में आ रही है बातें यहाँ तक की, तो बताइए फिर आगे चलते हैं। गॉट इट और नॉट? अब काम की बात आई, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। ये वाले जो स्लाइड तुम्हारे सामने है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सॉइल का ना। पढ़ो विद मी, वाह भाई वाह। यूजर नेम तो देखो इनके, डांस विद प्रांजल, वेरी नाइस। चलिए, अब देखो क्या हुआ। अब सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, मान लो ये सॉइल पड़ी, ये सॉइल का मास है, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया है, इरोजन हो गया है। अब अगर ये उसी जगह पे रखा हुआ है जहां पे सॉइल बना, अगर ये सॉइल वही है जहां पे सॉइल बना,
तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। और अगर इस मिट्टी को कोई उठा के ले गया, कोई भी लेके जाएगा भाई, अगर किसी भी एजेंसी से ट्रांसपोर्ट हुआ है, इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय एनी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी का मतलब ये नहीं होता कि ये कोरियर करना है, आपको पार्सल करना है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन कौन हो सकती है? ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी पानी हो सकता है, विंड हो सकती है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, ग्रेविटी हो सकती है। तो ये सब वो चीजें हैं जो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प करती हैं। इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। इनमें से कोई भी सॉइल को कहीं भी लेके जाए, उस सॉइल को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब इसके बाद स्पेसिफिक तरीके पे आते हैं, स्पेसिफिक एजेंसी पे आते हैं कि कौन लेके गए। उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के नाम दे दिए जाते हैं सॉइल को। जैसे अगर फ्लोइंग वाटर है, जैसे रनिंग वाटर है, जैसे रनिंग वाटर, रनिंग वाटर का मतलब नाले का पानी, नदी का पानी, ये फ्लोइंग वाटर है। अगर ये फ्लोइंग वाटर किसी किसी मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है। जैसे नदियां जिस मिट्टी को लेके आती हैं उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं हिंदी में, और जलोढ़ मिट्टी को हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एलुवियल। अब जो जितने भी नदी के आसपास के मैदानी एरिया है, जैसे यूपी का है, एमपी का है, बिहार का एरिया है, बंगाल का एरिया है, सबके सबकी जो मिट्टी है पूरी, वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल है। क्योंकि ये वो मिट्टी है जो नदियां लेके आई है। और ऐसा नहीं है कि ये साल दो साल में हो गया है, ये बड़ी लंबी प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। नदियां आज भी अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, आज भी अपने साथ मिट्टियां लेके आती हैं। उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल। और एक इंपॉर्टेंट बात और, हाँ एलुवियल, जैसे ये एक नदी है, ये मान लो नदी के आसपास का पास, ये एक क्या है? नदी है। जब ये नदी मिट्टी को लेके आएगी ना, और हो सकता है इसने अपने आसपास के एरिया में उस मिट्टी को डाल दिया, जैसे इस नदी के आसपास के एरिया में, या वो मिट्टी इस नदी के अंदर ही है, तब तक उसका नाम एलुवियल है। तब तक उसका नाम क्या है? एलुवियल है। अगर मान लो ये नदी जाके किसी झील में गिरती है, अगर ये नदी जाके किसी लेक में गिरती है, यही नदी से, तो मिट्टी कहां चली जाएगी? मिट्टी भी लेक में आ जाएगी। और इस नदी से लाई हुई मिट्टी अगर लेक में डिपॉजिट हो गई, लेक में डिपॉजिट हो गई, तो इसी मिट्टी को नाम दे देंगे लेकस्ट्राइन। तो इसी मिट्टी को नाम दे देंगे लेकस्ट्राइन। यही नदी अगर मान लीजिए ओशियन में जाके मिलती है, और ओशियन के आसपास के इलाके में उस मिट्टी को डिपॉजिट करती है, तो उसी को बोल देंगे मरीन सॉइल। उसी को बोल देंगे मरीन सॉइल। मतलब जब तक वो मिट्टी इस नदी के अंदर है या नदी के आसपास के एरिया में है, तब तक उसी मिट्टी का नाम क्या है? एलुवियल है। अगर यही नदी झील में जाके गिरी या किसी पौंड में जाके गिरी, और वहां अगर उस मिट्टी को डिपॉजिट किया, तो उसी का नाम हो जाएगा लेकस्ट्राइन। यही नदी अगर किसी ओशियन में जाके मिलती है, किसी सागर में जाके मिलती है, तो उसी का नाम हो जाएगा मरीन सॉइल। समझ में आ रही है बात है? और यहां ध्यान रखना, इस एलुवियल सॉइल में हम ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हम साइज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब इस नदी के पानी की, इस फ्लोइंग वाटर की जो क्षमता है उस मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करने की, कोई सी भी मिट्टी हो, अगर स्पीड ज्यादा है तो बड़े पार्टिकल को लेके आ जाएगा। जैसे जैसे स्पीड आगे बढ़ती जाती है नदी की, वैसे वैसे स्पीड कम होती जाती है। स्पीड कम होती जाएगी तो बड़े पार्टिकल पीछे छूट जाएंगे, तो छोटे पार्टिकल आगे चलते जाएंगे। और आगे जाएगी नदी, स्पीड और कम होगी। जैसे जैसे नदी सागर से मिलने वाली होती है, तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है। तो सागर तक बहुत छोटे पार्टिकल पहुंचते हैं, क्ले साइज के पार्टिकल पहुंचते हैं। तो वहां के आसपास की मिट्टी इसलिए दलदली जैसी होती है ना। तो अगर यही किसी स्टिल वाटर में है मिट्टी, स्टिल वाटर क्या हो गया? जैसे पॉन्ड हो गया, जैसे लेक हो गया, तो इसी मिट्टी को नाम दे देंगे लेकस्ट्राइन। अगर मान लो इसी मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन विंड ने किया है, इसी मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन विंड ने किया है, इसको एवलाइन सोइल बोल देते हैं।
इसी को एवलाइन सॉइल बोल देते हैं। और इसमें भी अब एवलाइन सॉइल में तो क्या हुआ, सभी तरीके की सॉइल आ गई। अगर कोई भी पार्टिकल, चाहे वो ग्रेवल का पार्टिकल हो, चाहे वो सैंड का पार्टिकल हो, चाहे वो क्ले का पार्टिकल हो, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो विंड से ट्रांसपोर्ट हुई है, अगर वो हवा से ट्रांसपोर्ट हुई है, तो उसको बोलेंगे एवलाइन सॉइल। लेकिन अगर इस विंड ने स्पेसिफिक सिल्ट को ही ट्रांसपोर्ट किया, अगर विंड से स्पेसिफिक सिल्ट अगर ट्रांसपोर्ट हुई, तो उसको बोलते हैं लोएस। तो यहां स्पेसिफाइड हो गया लोएस। लोएस का मतलब हो गया सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ये बहुत बार पूछा हुआ है। जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, सैंड ड्यून्स या तो सिल्ट के होते हैं या फाइन सैंड के होते हैं, और उनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, विंड करता है। तो लोएस जनरली किसका फॉर्मेशन करते हैं, सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। कृष्णा राजपूत एवलाइन, हाँ। तो ये बातें समझ में आ रही है मेरी। मतलब अगर उसने लोइस बोला तो लोइस में आ गया सिल्ट। और सिल्ट के बारे में एक बात याद रखना, सिल्ट के बारे में एक बात याद रखना कि सिल्ट की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या उसको ज्यादा प्रेस किया जा सकता है, क्या पर यूनिट स्ट्रेस लगा के किया जा सकता है। तो जो सिल्ट होती हैं, सिल्ट की डेंसिटी तो कम होती है, इन सभी की बात मैं आगे करूंगा, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। सिल्ट की डेंसिटी तो कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। मैं तुमसे वही बातें कर रहा हूं जो काम की हैं, जो तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं तो भाषणबाजी मैं खूब कर सकता हूँ, है ना। उस बिना मतलब की टाइम खराब नहीं करेंगे अपन, समय को ध्यान में रखते हुए चीजें करेंगे। भाई मेरा टारगेट ये है कि मिनिमम इनपुट में तुम्हारे को मैक्सिमम चीजें कैसे मिल सकती हैं उस बारे में। और ये मैं दिमाग में मान के भी चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत चीजें तो आती हैं। क्रैश कोर्स का मतलब तभी है जब आपको कुछ आता हो, है ना। ठीक है। तो इसकी एक लिस्ट भी मैंने बना रखी है, ये स्लाइड में सब कुछ यही लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी सॉइल आर क्लासिफाइड एज, एलुवियल डिपोजिट किसको बोलेंगे, डिपोजिटेड बाय रिवर वाटर। और कई बार अगर आपको रिवर वाटर लिखा हुआ नहीं मिले तो रनिंग वाटर भी मिल सकता है। अगर आपको रिवर वाटर लिखा हुआ नहीं मिले तो तुमको रनिंग वाटर भी मिल सकता है। दूसरा लेकेस्ट्राइन, डिपोजिटेड बाय स्टिल वाटर लाइक लेक, पॉन्ड भी हो सकता है ना, एटसेट्रा। मरीन सॉइल का मतलब डिपोजिटेड बाय सी वाटर। एवलाइन डिपोजिट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, यहीं पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं लोएस। लोएस इट इज सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। जैसे ग्लेशियल डिपॉजिट है, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। ग्लेशियल डिपॉजिट का एक नाम और है ड्रिफ्ट। ग्लेशियल डिपॉजिट का एक नाम और है ड्रिफ्ट। देखो जो ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर, वो ग्लेशियर मिट्टी को दो तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो ग्लेशियल सॉइल है, जो ग्लेशियल सॉइल है, वो ग्लेशियल सॉइल दो तरह की होती है। एक है ड्रिफ्ट और एक है टिल। एक है ड्रिफ्ट, एक है टिल। ड्रिफ्ट में तो सब कुछ आ गया। ड्रिफ्ट का मतलब है कैसे भी करके जब सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया गया ग्लेशियर से। अब ग्लेशियर दो तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। हो सकता है ग्लेशियर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा। दूसरा, जब वो ग्लेशियर बना, क्योंकि ग्लेशियर बनता है कॉम्पैक्शन ऑफ स्नो, बर्फ गिरती जाती है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर गिरा, धीरे धीरे, और उसके साथ में इम्प्योरिटी भी जमा होती जाती है। जब वो ग्लेशियर पिघलता है, मेल्ट होता है, तो मेल्टिंग में जो इम्प्योरिटी जमा रह गई थी वो डिपोजिट हो जाएगी। उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेल्टिंग के द्वारा सॉइल का डिपोजिशन, वो होता है टिल। तो टिल का मतलब क्या है, सॉइल डिपोजिटेड बाय, सॉइल डिपोजिटेड बाय
डायरेक्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। डायरेक्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। और इसमें ये सब ये कॉमन टर्म है, मे बी ड्यू टू डायरेक्ट मेल्टिंग और मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियल जो सॉइल है वो इसको ड्रिफ्ट भी कहते हैं, लेकिन टिल में स्पेसिफाई हो गया है कि डायरेक्ट मेल्टिंग से जो सॉइल का डिपोजिशन हुआ है वो टिल है। समझ में आई बात यहां तक? इसी तरह से एक और मैं मेंशन कर देता हूं, एक होती है कोल्यूवियल सॉइल, तुमने सुना हो, एक होता है कोल्यूवियल सॉइल। अगर कोई सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी के द्वारा हुआ हो, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, तो उसको बोलते हैं कोल्यूवियल। और इसमें भी एक स्पेसिफाइड है, टेलस। अगर फोर्स पार्टिकल हैं, इरेगुलर पार्टिकल हैं, उनको ग्रेविटी ने अगर ट्रांसपोर्ट किया है, इरेगुलर फोर्स पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। इस स्लाइड से तुमको क्वेश्चन मिल सकता है। ये वाला जो लोइस वाला सवाल है, ये तो कई बार पूछा हुआ है, कम से कम 10 20 50 बार पूछा हुआ है। यस, कोल्यूवियल टेलस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये एक हिस्सा खत्म हुआ। इसके बाद में कुछ कॉमन नेम्स हैं सॉइल के, जिनसे सवाल पूछते हैं, उनको देख के थोड़ा सा फिर हम काम की चीज पे चलेंगे, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, वो इंपॉर्टेंट बात है। इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? हाँ भाई, पेस मैंने थोड़ा सा इस वजह से मेंटेन रखा है कि हमको सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है और चीजें छूटे नहीं, सब कुछ कवर भी हो जाए। और कुछ बोलो भाई, मैं बोलता बोलता थक गया हूँ, 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। मुझे 1 घंटा हो गया लगातार बोलते बोलते। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, डन, ठीक है, चलो। अपहीवल क्या है, ये मैंने बता ही दिया था। अपहीवल का मतलब होता है कि जब डिपॉजिट हो गया, तो डिपॉजिट होने के बाद जो एक्सटेंट की, हाँ भाई अब इसका इरोजन कर लो, वो जो एक्सपोज्ड पोर्शन होता है, ये एक्सपोज्ड होने की जो प्रोसेस है वापस से इरोड होने के लिए, उसको अपहीवल बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपहीवल। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लैंड अपलिफ्ट विच रेजेज deposited sediments and rock layer to the surface, making them vulnerable to further weathering and है ना। तो यहां से सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस याद रखना, पहले इरोजन होगा, इरोजन नहीं दिया है तो वेदरिंग दिया होगा ऑप्शन में, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होगा,
और डिपोजिशन के बाद अपहीवल हो। तो ये एक साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। इसके बाद आता है कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, कुछ नाम है, बेंटोनाइट है, ब्लैक कॉटन सॉइल है ना। अच्छा, इन दोनों में एक चीज आएगी जिसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं आपको। यहां पे क्ले मिनरल आएगा, यहां पे एक क्ले मिनरल आएगा। वैसे तो क्ले मिनरल कई सारे तरीके के होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन मैं एक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो एक क्ले मिनरल होता है जिसका नाम है मोंट मोरिलोनाइट, जिसका नाम है मोंट मोरिलोनाइट, है ना। इस मोंट मोरिलोनाइट की खासियत क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। इस मोंट मोरिलोनाइट की खासियत होती है कि पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अभी करता क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब क्ले मिनरल पढ़ेंगे और सॉइल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि जो मोंट मोरिलोनाइट है, ये मोंट मोरिलोनाइट पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करता है। तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो जब इसमें से पानी ड्रेन आउट होगा तो भी ज्यादा होगा। अगर कोई चीज जितनी ज्यादा पानी को सोखती है, जितनी ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो जितना वॉल्यूम पानी एब्जॉर्ब किया उतना वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा वो। लेकिन जब वो पानी बाहर जाएगा किसी भी तरीके से, जब वो पानी ड्रेन आउट होगा, या उसको ओवन से सुखा दिया जाएगा या कोई दूसरे तरीके से सुखा दिया जाएगा, तो पानी जब ड्रेन आउट होगा तो जितना जितना वॉल्यूम पानी ड्रेन आउट हुआ उतना वॉल्यूम उसका कम भी हो जाएगा। तो इस वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण इसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी, स्वेलिंग का मतलब होता है वॉल्यूम का एक्सपांशन, और श्रिंकेज प्रॉपर्टी का होता है वॉल्यूम का रिडक्शन, दोनों ज्यादा होंगे। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज, इसका स्वेलिंग और श्रिंकेज दोनों ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ इसके वॉल्यूम चेंजेस सबसे ज्यादा, ये 3 भाई हैं क्ले मिनरल, एक मोंट मोरिलोनाइट है, एक केओलिनाइट है, और एक है आपका इलाइट। इन तीनों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम चेंजेस होते हैं मोंट मोरिलोनाइट के, केवलोनाइट के वॉल्यूम चेंजेस मिनिमम होते हैं, और इलाइट इंटरमीडिएट है। तो ये मिनिमम वॉल्यूम चेंजेस, ये मैक्सिमम वॉल्यूम चेंजेस, है ना। अब जो एक टर्म आएगी आगे, एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब ये नहीं होता है कि महंगी सॉइल है। एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब होता है कि जो एक्सपेंशन ज्यादा करती हो वाटर कंटेंट की प्रेजेंस में, कि तुमने जितना पानी मिलाया पानी को सोख लिया। भाई 2 तरीके की सॉइल है, एक तुमने देखा होगा सबने, एक मान लो काली मिट्टी है, एक मान लो काली मिट्टी है, और एक रेत है। किसमें ज्यादा पानी मिला सकते हो, रेत में ज्यादा पानी डाल सकते हो या काली मिट्टी में ज्यादा पानी डाल सकते हो। रेत में ज्यादा पानी डाला जा सकता है या काली मिट्टी में ज्यादा पानी डाला जा सकता है। पानी को एब्जॉर्ब कौन ज्यादा करेगा, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, काली मिट्टी में कौन करता है, ये करता है। काली मिट्टी में ये भाई साहब होते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल में ये होते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा उसकी वॉल्यूम उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जब वो पानी ड्रेन आउट होगा तो वॉल्यूम उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। इसमें नहीं है, सैंड के साथ ऐसा नहीं है, सैंड पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इस वजह से जो एक्सपेंसिव सॉइल होती है, एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब होता है जिनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत ज्यादा और वॉल्यूम रिडक्शन भी बहुत ज्यादा हो ओवर, अगर पानी ड्रेन आउट हो गया तो ये किस फॉर्म का, किस तरीके की सॉइल का फॉर्मेशन करेगा, एक्सपेंसिव सॉइल। और वो जनरली क्ले होती है, तो एक्सपेंसिव क्ले बनाएंगे। जो अभी हमारे पास 2 तरीके की सॉइल आएंगी, बेंटोनाइट आएगी, ब्लैक कॉटन सॉइल आएगी, उनमें खूब होता है ये मोंट मोरिलोनाइट।
बेंटोनाइट में भी खूब होता है और ब्लैक कॉटन सॉइल में भी खूब होता है। तो बेंटोनाइट की और ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टीज लगभग एक ही जैसी है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। तुम एग्रीकल्चर के हिसाब से मत देखना कि सिर्फ ब्लैक कॉटन सॉइल में यही हो सकता है, कपास हो सकती है, लेकिन बेंटोनाइट में कपास नहीं होती है। तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें और हैं, उन पे हम नहीं जाते हैं। हमारा कंसर्न है कि आपको मिट्टी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाना है। अब वो स्ट्रक्चर सही सलामत टिका रहना चाहिए जितने दिन के लिए बनाया गया है। तो हम कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ बना सकते हैं, कौन सी परिस्थिति में एक्सकवेशन किया जा सकता है, कौन सी परिस्थिति में कहाँ रोड बनाया जा सकता है, कहाँ रोड नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा काम स्ट्रक्चर से है। हमारा काम सॉइल में इस बात से नहीं है कि वहाँ किस तरीके की खेती होगी, वहाँ आपको सोना मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। इन बातों पे हमारा ध्यान नहीं है, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, हमको मिट्टी से क्या चाहिए वो अलग है। आपका अल्टीमेट टारगेट ये है कि मिट्टी के ऊपर जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। और वो स्ट्रक्चर स्टेबल कब होगा? जब वो मिट्टी स्टेबल होगी। मिट्टी स्टेबल है कि नहीं है, कैसी है, कब पता चलेगा? जब आप मिट्टी के बारे में पढ़ लोगे। इसलिए सॉइल का पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हम कई अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो रोड में स्ट्रेस को ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म अलग है। तुमने रोड में पढ़ा होगा, हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आपने। हाईवे में भी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में स्ट्रेस का ट्रांसफर अलग तरीके से होता है और रिजिड पेवमेंट में स्ट्रेस का ट्रांसफर अलग तरीके से होता है। लेकिन अल्टीमेटली जाता तो वो सॉइल सबग्रेड में ही है। अल्टीमेटली वो सॉइल सबग्रेड में ही जाता है। और अगर सॉइल सबग्रेड में गया तो वो सॉइल सबग्रेड शुड बी इनफ स्ट्रॉन्ग टू टेक दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस। इसके अलावा जैसे मान लो आपको कहीं पाइपलाइन डालनी है या सीवर लाइन डालनी है, तो सीवर लाइन के लिए आपको स्लॉप वगैरह बनाने पड़ेंगे, वो स्लॉप स्टेबल होने चाहिए, है ना। ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट सॉइल से अलग तरीके की है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर मान लीजिए आपको कहीं डैम बनाना है तो वहां आपकी रिक्वायरमेंट अलग तरीके की है। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट ये करता है, आगे इसका नाम आएगा, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब ये कुछ मिट्टी के नाम लिखे हैं। कई बार, अब आजकल तो वैसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी मान लो तुम्हारे दिन खराब हो और पूछ ले और जो पढ़ के गए हो वो याद रह जाए तो ठीक है, अच्छी बात। ऐसे समझाने का कुछ नहीं है इनमें। बेंटोनाइट है। बेंटोनाइट इज अ क्ले। देखो, बेंटोनाइट से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बेंटोनाइट से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आजकल एक तीसरे तरीका का सवाल भी पूछने लगे हैं, मैं बता दूंगा क्या पूछते हैं। दो सवाल तो ये है कि बेंटोनाइट मिलता कहां से है। बेंटोनाइट मिलता है वोल्केनोज की एश, जो ज्वालामुखी की राख होती है ना, वहां से मिलता है। दूसरी बात ये पूछता है कि बेंटोनाइट में कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है ज्यादा, तो वो मोंट मोरिलोनाइट है। तीसरा क्वेश्चन आजकल पूछते हैं कि ये लुब्रिकेंट के जैसे भी बिहेव करता है बेंटोनाइट। जो बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह जो बनते हैं ना, उनके जो अब अबटमेंट या पिलर की जो ड्रिलिंग होती है, उस ड्रिलिंग में एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है बेंटोनाइट। ये थोड़ा सा क्ले प्रॉपर्टी की वजह से थोड़ा लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ क्ले विद अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मोंट मोरिलोनाइट। इसमें मोंट मोरिलोनाइट खूब होता है भर के। मोंट मोरिलोनाइट ठीक ठाक क्वांटिटी में पाया जाता है। इट इज हाईली प्लास्टिक, है ना। मोंट मोरिलोनाइट के कारण ही इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। प्लास्टिसिटी है क्या, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे अगले वाले चैप्टर में। रिजल्ट्स फ्रॉम वेदरिंग और डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश। कहां से मिलता है? वोल्केनो की एश से। इट इज हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट एंड हैज हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया। और इसकी जो स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसकी वजह से हैं? मोंट मोरिलोनाइट की वजह से। और सेम मोंट मोरिलोनाइट होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। और ब्लैक कॉटन सॉइल की भी इसी वजह से प्रॉपर्टी बेंटोनाइट के जैसे ही होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये अपने वेट का लगभग 300-400% पानी एब्जॉर्ब कर लेती है ना। ये कैन एब्जॉर्ब 300 to 400% वाटर। मतलब जैसे 1 किलो बेंटोनाइट है या 1 किलो ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो 3-4 किलो पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकती है वो। इस वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा।
तो ब्लैक कॉटन सॉइल में भी यही होता है, इट इज रेजिडुअल सॉइल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल मॉन्ट मोरिलोनाइट, इट हैज वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी एंड हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज। बोल्डर क्या होते हैं, बोल्डर की साइज बता दिया, 300 mm से बड़े पार्टिकल, जो मैंने रेंज बताई थी उसमें आपको बोल्डर भी बता दिया था, 300 से बड़े पार्टिकल बोल्डर हैं, 300 mm से 80 mm तक के कॉबल है ना। कैलकेरियस सॉइल कभी तुम बीएमसी पढ़ोगे वहां भी पढ़ोगे, कैलकेरियस उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी ज्यादा हो। तीन तरीके की मटेरियल पढ़ोगे तुम, एक सिलिसियस जिसमें सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा हो, एक आर्जिलेसियस जिसमें क्ले की क्वांटिटी ज्यादा हो, एक कैलकेरियस जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम CaCO3 जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी ज्यादा हो उसको बोलते हैं कैलकेरियस, राइट, उसको बोलते हैं कैलकेरियस। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत इनमें नहीं है। एक होता है कैलिच, कैलिच में होता है ग्रेवल सैंड और सिल्ट, ये जो ग्रेवल सैंड और सिल्ट है इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैलिच। अब देखो ना तो ग्रेवल में सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, ना सैंड में होती है, ना सिल्ट में होती है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक दूसरे पार्टिकल को बांध के रखना, वो क्ले में होती है। तो यहां से इन तीनों के पार्टिकल को एक साथ रोक के रखने के लिए कुछ सीमेंटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो काम करता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैलिच का मतलब है ग्रेवल सैंड और सिल्ट इनके पार्टिकल का मिक्सचर, और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए कौन रखता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उनको आपस में जोड़ के कौन रखता है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। इसके बाद आता है एक्सपेंसिव सॉइल, अभी बताया थोड़ी देर पहले। एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब महंगी सॉइल नहीं है, एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब है वो सॉइल जिसमें पानी तुम ऐड करो या उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट करो तो उसमें वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ड्यू टू द change in water content, if soil shows great volume change, these soils are called expensive soils. So these are prone to large volume changes as the water content is changed. These soil contain the mineral mont morillonite. इसके बाद आता है हार्ड पेंट्स। हार्ड पेंट का मतलब जैसे पथरीली मिट्टी होती है ना, सचिन गुप्ता सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस ऐप पे मिलेंगे बेटा, उसके लिए आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सचिन, है ना। चलिए, हार्ड पेन का मतलब जो पथरीली मिट्टियां होती हैं, पथरीली मिट्टी में अगर तुम किसी चीज को पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से पेनिट्रेट नहीं होगी, उस पेनिट्रेशन को रेसिस्टेंस मिलता है बहुत ज्यादा। तो अगर कोई मिट्टी पेनिट्रेशन को बहुत रेसिस्ट करती है उसको बोलते हैं हार्ड पेन्स। हार्ड पेन्स आर टाइप्स ऑफ सॉइल दैट ऑफर ग्रेट रेसिस्टेंस टू द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रिलिंग यूजिंग सॉइल एक्सप्लोरेशन। एक आता है ह्यूमस, ह्यूमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। आगे पीट भी आएगा, पीट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इट इज डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक एमोर्फस अर्थ ऑफ द टॉप सॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ पार्शली डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स। देखो हमारे जो सबसे ज्यादा काम आती है ना सॉइल, ग्रेवल काम आती है, सैंड काम आती है, क्ले काम आती है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, या इनका मिक्सचर काम आता है। बाकी जहां पे ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल स्ट्रक्चर के पर्पज से कोई काम के नहीं है, जिसमें आपका ये आ गया ह्यूमस आ गया, जिसमें आपका पीट आ जाएगा, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक सॉइल आ जाएगी, है ना, ये हमारे किसी काम की सॉइल नहीं होती। हाँ वेजिटेशन के लिए अच्छी है ये वेजिटेशन के लिए अच्छा है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। इसी तरह से लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ जो हार्ड होती जाती है, टाइम के साथ जिसमें हार्डनेस आती जाती है, और ऐसा होता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण। लोम इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। देखो चार भाई हैं, ग्रेवल सैंड सिल्ट और क्ले। तो पहले वाले तीन का कॉम्बिनेशन तो कहलाता है कैलिच,
ग्रेवल, सैंड और सिल्ट, इनका कॉम्बिनेशन तो कहलाता है कैलिच। और जो लास्ट वाले तीन हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है लोम। इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है लोम, ये ध्यान रखना। तो ये कंफ्यूजिंग है। पहले वाले तीन ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, कैलिच। बाद वाले तीन सैंड, सिल्ट, क्ले, लोम, है ना। अब लोम में क्या है, क्ले आ गया है, और क्ले में सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, एक दूसरे पार्टिकल को जोड़ के रखने की टेंडेंसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यहां हमको अलग से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं चाहिए। हमको कैलिच में कैल्शियम कार्बोनेट इस वजह से चाहिए था क्योंकि वहां आपके पास सीमेंटिंग करने के लिए कोई दूसरा मटेरियल नहीं था, क्योंकि ना तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ग्रेवल में होती है, ना सैंड में होती है, ना ही सिल्ट में होती है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट, मर्ल, इट इज स्टिफ मरीन कैल्केरियस क्ले ऑफ ग्रीनिश कलर। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में किस तरीके की क्ले पाई जाती है, मर्ल पाया जाता है ना। मोरम, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक और शेल विद और विदाउट बोल्डर। मक, इट डिनोट्स अ मिक्सचर ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल एंड हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। फाइन सॉइल के पार्टिकल हो और हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हो, उसको मक बोल देते हैं। पीट क्या है, पीट में भी ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो फाइब्रस होते हैं। टिल, मैंने बताई दिया आपको, अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से बना टिल। टफ, it is a fine grained soil composed of very small particles ejected from volcanoes during its explosion and deposited by wind or water। जब वोल्केनो फूटता है तो वहां से जो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, वो पार्टिकल अगर इकट्ठे हो जाते हैं दूसरी जगह जाके, तो उसको बोल देते हैं टफ। वार्ड क्लेस, these are sedimentary deposit consisting of alternate thin layer of silt and clay। ये पूछा हुआ सवाल है। वार्ड क्लेस का मतलब होता है बहुत थिन लेयर सिल्ट की, क्ले की। और ये जो लेयर्स होती हैं थिन की, सिल्ट की और क्ले की, ये नेग्लिजिबल थिकनेस की होती हैं। एक लेयर सिल्ट, एक लेयर क्ले, एक लेयर सिल्ट, एक लेयर क्ले, इसको वार्ड क्ले बोलते हैं, है ना। इसके अलावा इंड्यूरेटेड क्ले, हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर के कारण जो हार्डनिंग होती है क्ले में, उसको बोलते हैं इंड्यूरेटेड क्ले। तो ये तो पढ़ने का काम है, एक एक बार देख लोगे काम चल जाएगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। इसी के साथ ये वाला चैप्टर, ये वाला अध्याय समाप्त होता है। अब बताओ यहां तक क्या समस्या है किसी को। अब हम बात करेंगे, अब जो मुख्य जो बात है ना सॉइल, अब शुरू होगी। ये तो सॉइल का इंट्रोडक्शन था, ये सॉइल का इंट्रोडक्शन था। तो यहां तुमने सिर्फ ये मतलब समझा कि सॉइल क्या है। सॉइल का मतलब क्या है कि रॉक टूटा, रॉक के टूटने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल बने, वो सॉइल है। तो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल या पार्टिकल्स ऑफ रॉक, ये तो हो गया सॉइल। अब अगला जो वर्ड है हमारे सब्जेक्ट का, वो मैकेनिक्स है। तो अगला जो वर्ड है वो है सॉइल मैकेनिक्स। अगला वर्ड है सॉइल मैकेनिक्स। देखो, इस पूरे सब्जेक्ट में हम दो ही तरीके की बातें कर रहे होंगे। इस पूरे सब्जेक्ट में हम दो ही तरीके की बातें कर रहे होंगे। क्या बात कर रहे होंगे कि साहब हमारे पास एक सॉइल मास है, हमारे पास एक सॉइल का टुकड़ा है या सॉइल का मास है। इस सॉइल के मास पे आप दो तरीके की स्टडीज करोगे। एक तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करोगे, इसके ऊपर लगने वाले स्ट्रेसेस की स्टडी करोगे। तो जो फिजिकल फोर्सेस की जो स्टडी है, भाई तुम मैकेनिक्स में क्या पढ़ के आए हो, फोर्सेस के बारे में पढ़ के आए हो, फोर्सेस के बारे में पढ़ के आए हो। दूसरा, हम इस सॉइल के मास पे बात करेंगे पानी की। पानी का मामला रिलेटेड है हाइड्रोलिक से। पानी का मामला रिलेटेड किससे है, हाइड्रोलिक से। तो एक तो हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस का मामला रिलेटेड होता है मैकेनिक्स से। एक हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक के बारे में, पानी के बारे में। एक हम पढ़ेंगे पानी के बारे में। पानी का जो मामला है वो रिलेटेड है हाइड्रोलिक से।
हाइड्रोलिक्स से। तो जब हम हाइड्रोलिक्स के और मैकेनिक्स के लॉज, इनके जो नियम हैं, उनको अप्लाई करते हैं सॉइल मास पर, उस कंबाइंड स्टडी को कहा जाता है सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है? सॉइल मैकेनिक्स is the study of laws of mechanics, and hydraulics on soil mass, राइट। और अगर तुम इसमें डिजाइन वगैरह और जोड़ दो तो इसी को बोल दिया जाएगा सॉइल इंजीनियरिंग। इसी में फाउंडेशन वगैरह और जोड़ दो तो इसी को बोल दिया जाएगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो अभी हम 1 घंटे में हमारे सब्जेक्ट के नाम तक पहुंचे हैं कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल क्या है और सॉइल मैकेनिक्स क्या है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ भैया बताओ, राइट। तो सॉइल क्या है और सॉइल मैकेनिक्स क्या है ये आपको पता चल गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है, असली जो मुद्दे की बात है वो यहां से शुरू होती है। यहां तक किसी को दिक्कत तो हाथ खड़े करके बता दो, जिस किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी हो तो बता सकता है। क्या बोलते हो? सुनने में आया तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। सुनने में आया तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, ये जो एई का जो एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर। हाँ भाई। तुमको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है 13 दिसंबर के हिसाब से, है ना। एग्जाम पोस्टपोन होगा तो होता रहेगा भले। तो अपन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात, और वो है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। अगला जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉइल का, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट बात है। सॉइल की पानी के साथ किस तरीके की रिश्तेदारी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये तो देखा ही कि जो सॉइल का मतलब है, सॉइल का मतलब हमेशा क्या होता है, सॉलिड और सॉलिड के अलावा वॉइड। इस सॉलिड के अलावा क्या है, वॉइड। वॉइड की 3 अलग अलग तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। वॉइड में हो सकता है पूरे के पूरे में पानी भरा हो सकता है बिल्कुल भी पानी ना हो, जीरो पानी हो। तो जीरो पानी है तो बाकी का हिस्सा एयर बचेगा, और हो सकता है कुछ एयर भी हो और कुछ पानी भी। 3 कंडीशन सॉइल की हो सकती हैं। कृष्णा सर, एमपीपीएससी एई के पीवाईक्यूज भी करवा देना आप टीसीपी ऐप पर, सब करवा देंगे, चिंता मत करो बेटा, है ना। इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब हो जाएगा। तो सॉइल 3 तरीके की हुई देखो। अब यहां से अलग चीज निकल के आएगी। अब अगर सॉइल का कंपोजिशन देखा जाए तो एक हुआ सॉलिड, और सॉलिड के साथ एक बार रख दो एयर को। दूसरा हुआ सॉइल में सॉलिड, और इसके साथ रख दो पानी को। तीसरा हुआ सॉलिड, तीसरा हुआ सॉलिड और इसके साथ रख दो एयर और वाटर दोनों, एयर और वाटर दोनों। तो 3 चीजें हुई। जो सॉइल जितने चीजों से मिलके बनी है उसको उतने फेज सिस्टम बोल देते हैं। यहां पे सॉइल में सॉलिड है और एयर है,
तो कितने का फेज सिस्टम हुआ? 2 फेज सिस्टम। ये 2 फेज सिस्टम है। इस सॉइल में सॉलिड है और वाटर है, ये भी कितना फेज हुआ? 2 फेज। तीसरे में सॉलिड है, पानी है, एयर है, कितने फेज हुए? 3। तो ये हुआ बेटा 3 फेज सिस्टम। जब सॉइल में सॉलिड और एयर हो, इसको बोलते हैं ड्राई सॉइल या ड्राइड सॉइल, या ड्राई बोल दो या ड्राइड बोल दो या ओवन ड्राई, एक ही बात। ओवन ड्राई एक ही बात, तीनों। जब सॉइल में सॉलिड और वाटर दोनों हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो इसको चाहे तो सैचुरेटेड कह दो, चाहे इसको फुली सैचुरेटेड कह दो। और जब सॉइल में सॉलिड तो होगा ही, वाटर और एयर दोनों हो, उसको कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। उसको कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। अब एक बात देखो, सॉइल में 2 से कम फेज पॉसिबल नहीं है, ना ही 3 से ज्यादा फेज पॉसिबल है। जो ओवन ड्राई सॉइल होगी और जो फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी वो 2 फेज सिस्टम में होती है। जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है वो 3 फेज सिस्टम में होती है। तो 2 से कम फेज भी सॉइल के पॉसिबल नहीं है और 3 से ज्यादा फेज भी सॉइल के पॉसिबल नहीं है ना। अब हम, और ये जो फेज 2 या 3 हुए, फेज के 2 या 3 होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वॉइड। इसके लिए सॉलिड जिम्मेदार नहीं है। सॉलिड की सेहत पे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? वॉइड के कारण हो रहा है। पहले वॉइड में कुछ भी नहीं था, फिर वॉइड में पानी आ गया, फिर वॉइड का पानी कम ज्यादा हो गया। तो वॉइड में भी पानी के कम या ज्यादा होने से चक्कर पड़ रहा है। पूरे सॉइल के सब्जेक्ट में हम यही पढ़ रहे होंगे कि पानी क्या कर रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमको पैदा करेगा ना, वो पानी पैदा करेगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग टास्क होगा वो पानी ही होगा, है ना। तो पानी के कारण ये सब हो रहा है, या ऐसा कह दो वॉइड के कारण ये सब हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, अगर सॉइल के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी, चाहे उसमें पानी कम कर दो, चाहे उसका पानी ज्यादा कर दो, चाहे सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो, सॉलिड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है कभी, ना सॉलिड का वेट चेंज होता है। ये कांस्टेंट रहने वाली बात है। तो चेंज क्या होगा? वॉइड। वॉइड का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है और वेट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वॉइड खुद फिक्स नहीं है। देखो, हमने क्या कहा कि सॉइल में सॉलिड के अलावा जो कुछ भी है वो वॉइड है। तो पहले वाले केस में सॉलिड के अलावा क्या है? एयर। तो वॉइड क्या हो गया यहाँ पे? एयर। दूसरे वाले केस में सॉलिड के अलावा क्या है? वाटर। तो यहाँ पे वॉइड क्या हो गया? वाटर। तीसरे वाले केस में सॉलिड के अलावा क्या है? वाटर और एयर। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? ये दोनों मिलके वॉइड हो गए। ये दोनों मिलके वॉइड हो गए। इनको डायग्राम बना के समझते हैं। इनको डायग्राम बना के समझते हैं। देखो, तो ये कहानी ऐसे चलती है। मान लो ये सॉलिड है और ये एयर है। ऐसा मत कर देना कि भाई सॉलिड एक ही जगह पे रहता है, एयर एक ही जगह पे रहती है, ऐसा नहीं है। जो सॉलिड के पार्टिकल हैं अलग अलग, उनके बीच में सब कुछ है। हमने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कर दिया है कि सॉलिड को अलग तरीके से दिखा दिया है, और शेप जो वॉइड है वो वॉइड को अलग तरीके से दिखा देंगे। एक तरफ मैं ले लेता हूं वेट, लेफ्ट वाली साइड में लिखता हूं वेट, या वॉल्यूम लिख दो, लेफ्ट वाले कुछ भी लिख दो जहां तुम्हारी इच्छा। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। एयर का तो कोई वेट होता ही नहीं है, एयर का तो कोई वेट नहीं है। यहां पे वॉल्यूम हो जाएगा सॉलिड का, और ये वॉल्यूम किसका है? एयर का। भाई एयर का वॉल्यूम तो होता है, एयर का वेट नहीं होता, लेकिन एयर का वॉल्यूम तो होता ही है। जब सॉइल में सॉलिड और एयर दोनों हो तो उस सॉइल को क्या बोलते हैं? ड्राई सॉइल। या तो ड्राई बोल दो, या ड्राइड बोल दो, या ओवन ड्राई बोल दो। और जब कभी ड्राई बोला जाएगा, ध्यान रखना ड्राई 2 तरीके के होते हैं। एक ओवन ड्राई कहेगा और कई बार एयर ड्राई भी कह देगा।
इस एयर ड्राइड का मतलब ड्राई होना नहीं है, ध्यान रखना ये बात। एयर ड्राई का मतलब होता है नेचुरल ऑकरेंस में जो सॉइल होती है वो। तो हमेशा एयर ड्राइड सॉइल होती है 3 फेज, ये हमेशा पार्शली सैचुरेटेड होती है। एयर ड्राई ये हमेशा पार्शली सैचुरेटेड होती है। और जो ओवन ड्राई सॉइल है ये कैसी है, ड्राई सॉइल, तो ये 2 फेज है, ये 2 फेज है, ये बात ध्यान रखने की है ना। तो इसको कोने में लिख के रख लो भाई। चलिए, तो ये ड्राई सॉइल है, ओवन ड्राई सॉइल है। अब देख के बताओ, इस ओवन ड्राई सॉइल में जो टोटल वेट है वो किसका है, सिर्फ सॉलिड का। क्योंकि एयर का वेट अगर लिखोगे भी यहाँ पे, एयर का वेट तो 0 है। तो ड्राई सॉइल का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, सॉलिड के वेट के बराबर होता है। लेकिन वॉल्यूम की तरफ देखोगे तो सॉलिड का भी वॉल्यूम है और एयर का भी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अगर देखेंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम भी है और एयर का वॉल्यूम भी है। अब एक बात ध्यान, क्या ध्यान दोगे, अभी जब पहले डिफाइन कर रहे थे सॉइल, तो मैंने आपसे एक बात कही कि सॉलिड के अलावा जो कुछ भी है वो वॉइड है। यहाँ पे सॉलिड के अलावा क्या है, एयर है। तो एयर का जो वॉल्यूम है वो किसके वॉल्यूम के बराबर है, वॉइड का वॉल्यूम। तो ये एयर किसका काम कर रहा है, वॉइड का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉइड के वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर। समझ में आ रही है बात। तो एक बार हमने क्या किया कि जो वॉइड था उस वॉइड में कुछ भी नहीं रखा, पूरे खाली है। खाली होने का मतलब एक भी बूंद पानी नहीं है। और ये तभी संभव है जब हम ओवन ड्राई करें सॉइल। ये पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब सॉइल को ओवन ड्राई किया। अब क्या करते हैं, इस सॉइल को पूरा भर देते हैं पानी से। इस सॉइल को पूरा सॉइल को नहीं, वॉइड को। तो यहां जाएगा वाटर वॉइड में पूरे में, और यहां जाएगा सॉलिड। भाई सॉलिड का वेट जितना था उतना ही अभी भी है। तुमने चेंज क्या किया है, जिस जगह पे जिस जगह पे एयर भरी हुई थी उस एयर को रिप्लेस कर दिया पानी से। तो पानी का तो वेट होता है, पानी का वेट तो 0 नहीं होता, तो यहाँ आ जाएगा पानी का वेट। इस तरफ अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा सॉलिड का, इधर वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का, राइट। इस तरीके की सॉइल को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। इसको बोलते हैं या तो सैचुरेटेड कह देते हैं या कह देते हैं फुली सैचुरेटेड, या तो सैचुरेटेड कह देते हैं या फुली सैचुरेटेड सॉइल कह देते हैं। इस फुली सैचुरेटेड सॉइल का जो टोटल वेट है वो किस किसके बराबर है, सॉलिड का वेट प्लस वाटर का वेट। तो जो टोटल वेट आया वो किस किस का वेट आया, सॉलिड का और वाटर का। और वॉल्यूम किस किस का आया, सॉलिड का और वाटर का। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो भी किसका आया, सॉलिड का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे सॉलिड के अलावा क्या प्रेजेंट है, पानी। तो ये पानी का वॉल्यूम किसका काम करेगा, वॉइड के वॉल्यूम का। तो यहाँ वॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, पानी के वॉल्यूम के बराबर। यहाँ वॉइड का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम के बराबर, राइट। तीसरा जो फेज है उसमें सॉइल में तीनों चीजें हैं, एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड भी है। तो इस तरफ जब वेट की बात करेंगे तो सॉलिड का वेट तो होता है, पानी का वेट भी होता है और एयर का वेट नहीं होता। वॉल्यूम की बात करेंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम होता है, वाटर का वॉल्यूम होता है और एयर का भी वॉल्यूम होता है। और इस तरीके की सॉइल जिसमें वॉइड ना तो कंप्लीटली पानी से भरे हुए हैं ना ही बिल्कुल खाली है, मतलब कुछ पानी है लेकिन पूरा पानी भी नहीं है, उस तरीके की सॉइल को बोलते हैं पार्शली सैचुरेटेड, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। तो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में भी टोटल वेट किस किस के बीच का है, सॉलिड का प्लस
वाटर का, सॉलिड का प्लस वाटर का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां भी मैंने लिखा तो सॉलिड का वेट और पानी का वेट ही है, लेकिन इसमें पानी इतने वॉल्यूम में है, इसमें पानी इतने वॉल्यूम में है, तो यहाँ जो पानी का वेट आएगा ना वो कम वॉल्यूम का वेट आएगा, तो पानी का वेट कम है, इस वाले पानी का वेट ज्यादा है। समझ में आई बात? और टोटल वॉल्यूम किसका हो जाएगा? सॉलिड का, वाटर का और एयर का। अब यहां ध्यान दो, यहां पे इसको तो हटा ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको ध्यान रखना, मैंने जो बात बोली उसको। यहाँ पे सॉलिड के अलावा पानी और एयर दोनों हैं, तो ये दोनों किसका काम करेंगे? वॉइड का। दोनों किसका काम करेंगे? वॉइड का। तो यहां जो वॉइड का वॉल्यूम होगा, वो वॉइड का वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम और एयर का वॉल्यूम दोनों के बराबर है। ये है सॉइल के फेज डायग्राम्स। समझ में आ गई बातें? ये हैं सॉइल के फेज डायग्राम्स। गॉट इट और नॉट? क्योंकि अब पूरी कहानी फेज डायग्राम के हिसाब से ही चलेगी। भाई दूसरे और तीसरे वाले में देखो क्या फर्क है। यहां इतने पोर्शन में पानी है, मतलब पूरा जो सॉलिड के अलावा हिस्सा बचा है उसमें पुणे में पानी ही पानी है, लेकिन तीसरे वाले डायग्राम में सिर्फ इतना पानी है। ये पानी का वेट इस पानी के वेट से कम है, ये पानी का वेट इस पानी के वेट से कम है। भाई यहां अगर मान लो, क्योंकि वॉइड के बराबर है पानी, दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में वॉइड के बराबर पानी है। और आपको पता है, कभी तो तुमने पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां पानी का वॉल्यूम कितना है? वॉइड के वॉल्यूम के बराबर। तो पानी का जो वेट आएगा वो कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है? पानी के वॉल्यूम के बराबर। और वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? डेंसिटी से। डेंसिटी किसकी? पानी से, तो ये वेट आ जाएगा। और यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। यहां स्थिति बिगड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि यहां वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसमें से एयर निकाल दोगे तब पानी बचेगा, है ना? तो इतने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर मिलेगा वी वी माइनस वी ए इंटू रो डब्ल्यू। तो ये वाला और ये वाला सेम नहीं है। ये कह रहा है कि हमें मत मिलाइए तुम्हारे, हम अलग हैं तुम अलग हो, वी आर नॉट सेम ब्रो। तो इनका वो वाला हिसाब है। क्लियर हुआ? इतनी बातें पचा लोगे क्या? डाइजेस्ट हो जाएगा इतना? इतना डाइजेस्ट कर लोगे? क्योंकि अब अपन डेफिनेशन शुरू करेंगे जो कल से करेंगे। क्या बोलते हो? कल से क्लास करेंगे लंबी। अभी क्या, मैं भी थका हुआ हूँ आज, पूरी रात मैंने ट्रेवल किया है, फिर मैं सारे दिन क्लास ली ऑफलाइन, फिर अभी आज मुझे भी थकान है। अपन कल फिर, क्योंकि कल से फिर अपन लंबे लंबे क्लासेस करेंगे। कल से क्लासेस कम से कम 2-2 घंटे की करेंगे, है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।